नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, जिसका नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस नाम से समझ आ रहा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस में क्या होता है आपका, पोटेंशियल सेम रहेगा या फिर पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, पोटेंशियल चेंज होगा नहीं। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। माना सेंटर पे कोई चार्ज रखा हुआ है प्लस की, ठीक है, पॉजिटिव की, ठीक है। अब इसकी हर आर डायरेक्शन में अगर पोटेंशियल निकालने को कोई बोले हर डायरेक्शन में, तो आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या होगा। माना कोई सर्कल है, ठीक है, इसके सेंटर पे चार्ज रखा है, इसके सेंटर पे हमने चार्ज रखा है प्लस की। अगर यहां इसकी रेडियस आर है, अगर इसकी रेडियस आर है, तो आपको लगता कि हर आर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, ऊपर ही निकाला हमने क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यहां भी यही होगा, यहां पे किसी आर पे इस सर्कल पे निकालोगे तो यहां भी यही होगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसको बोला हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब है कि जहां पे पोटेंशियल चेंज नहीं होता है। अब जब पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, ये पॉइंट मान लिया हमने पॉइंट ए और ये पॉइंट मान लिया हमने पॉइंट बी। अब अगर ऐसा है पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा है, तो आपसे कोई पूछे कि VA माइनस VB कितना होगा मेरे भाई, VA माइनस VB अगर पोटेंशियल चेंज ही नहीं हुआ तो क्या VA माइनस VB क्या होगा, जीरो। क्या होगा, जीरो, क्योंकि दोनों को पोटेंशियल क्या है, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। क्या है, बात समझ में आई। अगर आपसे कोई पूछे फिर कि वर्क डन कितना पढ़ना पड़ेगा इफ यू हैव टू मूव अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू B, क्या होगा। अगर आपसे कोई पूछे वर्क डन फॉर अ चार्ज, कोई पॉजिटिव चार्ज है, कोई छोटा Q चार्ज है जिसको A से B तक लेके जाना है, तो वर्क डन कितना होगा। वर्क डन क्या होगा, चेंज इन, क्या पढ़ा हमने, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अगर दो पॉइंट के बीच में है, जब हमने इन्फिनिटी पे क्या माना होता है, जीरो माना होता है, तो क्या होगा आपका Q इंटू VA माइनस VB, और VA माइनस VB क्या है, जीरो। तो ये चीज इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन मैंने लिखी भी है। An equipotential surface is a surface where the electric potential remains constant at every point. The potential difference between any 2 points on it is zero, so that no work is required to move a charge along it. Electric field lines. अब ये तो प्रॉपर्टीज आ गई इक्विपोटेंशियल सरफेस की, जो आपको समझ में आ गया। ठीक है जी। दूसरी प्रॉपर्टी जो है, जो आगे भी आपके काम आएगी, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो हमेशा क्या होगी, आपका हमेशा क्या होगी, हमेशा होगी आपका परपेंडिकुलर टू दी पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर ही रहेगी। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं होगी, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इसी पॉइंट की बात कर लेते हैं ऐसा, या फिर कोई और स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, कोई आपका थिन स्फेरिकल शेल है मान के चलो। ठीक है, यहां पे क्या है कि सेंटर पे चार्ज ऐसे बिखरा हुआ, मान के चलो Q चार्ज। कैसा चार्ज बिखरा है बेटा, Q चार्ज बिखरा है। समझना मेरी बात को ना, आगे मैं ये लिख भी दूंगा, कहीं ना कहीं पे लिखा होगा। ठीक है, लेकिन जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी कोई पढ़ने का मतलब नहीं है। इस इक्विपोटेंशियल सरफेस का किसकी अभी हमने किया, अगर R है तो सरफेस पे पोटेंशियल कितना है, माना A पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, ए पॉइंट पे पोटेंशियल क्या आप निकाल पाओगे, ए पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, क्यू चार्ज है तो क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये पोटेंशियल है, ये आपको समझ में आता है कि ये पोटेंशियल है। अब क्या हुआ, जब ये पोटेंशियल है मेरे बच्चे, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको वैसे तो पता है कि आउटवर्ड डायरेक्शन होगी। ठीक है, आउटवर्ड डायरेक्शन, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लिखने जाऊं तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस और ये रेडियली जा रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो रेडियली आउटवर्ड है, मतलब क्या हुआ, वो अभी परपेंडिकुलर है। लेकिन खुदा ना खास्ता एज्यूम करते हैं ना, लेट्स एज्यूम, यहां तो चार्ज बिखरा हुआ है, हम एज्यूम करते हैं वो परपेंडिकुलर है नहीं। ठीक है, परपेंडिकुलर नहीं आपको पहले से पता, लेकिन मान लेते हैं कि परपेंडिकुलर नहीं है। वो क्या कर रही है, सरफेस के साथ एक एंगल बना रही है। ठीक है, एज्यूम किया हमने, एज्यूम किया हमने, ऐसा नहीं है, लेकिन हमने क्या किया, जस्ट एज्यूम कर लिया। अब जब हमने एज्यूम कर लिया
ये थीटा है, तो आपको लगता इस इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने एज्यूम किया इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो सीधा बाहर जाएगा, एक टेंजेंशियल कंपोनेंट। ठीक है, टेंजेंशियल कंपोनेंट अगर एज्यूम किया तो दो कंपोनेंट होंगे इसके, एक तो परपेंडिकुलर और दूसरा क्या होगा, पैरेलल। ठीक है, अब जो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उससे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो परपेंडिकुलर उससे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो टेंजेंशियल या पैरेलल कंपोनेंट है वो कहां आएगा, सरफेस के अलोंग। और सरफेस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो क्या वो चार्ज के ऊपर कोई फोर्स लगाएगी। ठीक है, तो चार्ज के ऊपर कोई फोर्स लगाएगी तो कितना फोर्स लगाएगी, हमने पढ़ा था Q इंटू ई, है ना, कुछ फोर्स लगाएगी, लेकिन सरफेस का चार्ज अपनी जगह से हिलता नहीं है, तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कोई टेंजेंशियल कंपोनेंट होता ही नहीं है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर ही होती है क्या आपका, क्या होती है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पॉइंट यहां तक समझ में आ गया। एक और पॉइंट हमेशा रखना याद, जो यहां पे मैं बता देता हूं, हमेशा रखना याद, अब अगर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, यहां भी समझ में आ रहा है कि हाइयर, अगर 2 पॉइंट मानता हूं मैं, 2 पॉइंट मानता हूं, अगर मैं क्या करता हूं 2 पॉइंट मानता हूं, 2 पॉइंट मानता हूं, ठीक है, क्यू चार्ज है, ठीक है, ये कोई थिन स्फेरिकल शेल नहीं है, लेकिन मैंने क्या किया, इस क्यू चार्ज के अलोंग अगर मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस मानूंगा तो वो सिंपल सी बात है, वो सर्कल की फॉर्म में बनेंगे या फिर स्फेयर की फॉर्म में बनेंगे। ठीक है, तो ये दो इक्विपोटेंशियल सरफेस बना लिए मैंने। ठीक है, इस पहले वाले की R1 और दूसरे वाले की वैल्यू मान लेता हूं मैं, इसकी रेडियस मान लेता हूं मैं R2। ठीक है, अब हायर पोटेंशियल पे कौन होगा, माना ये पूरा इक्विपोटेंशियल फेज, यहां पे मैं VA मान लेता हूं और दूसरे वाले पे कहीं पे मैं VB मान लेता हूं, तो बताओ दोनों में से बड़ा कौन। ऑब्वियस सी बात है VA इज ग्रेटर देन VB, सबसे पहली बात। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ऑब्वियस सी बात है बाहर, अगर माना इसको पॉजिटिव चार्ज मानता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे बाहर जाएगी, है ना, हमने पढ़ा है कि पॉजिटिव चार्ज से बाहर को जाती है, कुछ ऐसे बाहर जाएगी, कुछ ऐसे बाहर जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पता तो है, लेकिन जाएगी कैसे, कि हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर, क्या ये दोनों केसेस में है, VA भी पूरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है और VB भी पूरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, बट द इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड विल मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये आपके काम आने वाली। इलेक्ट्रिक फील्ड विल मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और हमेशा परपेंडिकुलर ही होगी, अगर टेंजेंशियल हुई तो सरफेस पे इट कैन मूव दी चार्ज, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कोई कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, ये जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां इसकी वैल्यू E मान लिया, तो इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस इसके लिए कैसा बनाओगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा भाई, इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा सोचो। ठीक है, अब हर पॉइंट पे क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर, तो अगर कोई A पॉइंट है यहां पे, तो यहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ ऐसा होगा, ऐसा कोई प्लेन बनने वाला है, ये लाइन का। ठीक है, तो इसको ज्वाइन करूं मैं। ठीक है, फिर जो आपकी आएगी वो क्या, ये होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये मान लिया A, और हर बार इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या परपेंडिकुलर ही होगा, ये सारे के सारे सरफेस क्या है
इन हर पॉइंट पे क्या है आपका पोटेंशियल सेम रहेगा, ये मान लिया बी। तो बताओ हाइयर पोटेंशियल पे कौन, ऑब्वियस सी बात है VA इज ग्रेटर देन VB। ठीक है, ये प्लेन है, ऐसे है, मतलब ये तो दिखाने के लिए लेकिन ये ऐसे है। ठीक है, और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रही है, ये हाइयर है और ये लोअर, तो हमेशा क्या रहेगी, ये परपेंडिकुलर। ठीक है, ऐसा बनता है प्लेन जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है। ठीक है, अब आते हैं हम, जो हमें फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर को आपस में मिलाना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते आ रहे थे, ठीक है, और दूसरा क्या पढ़ते आ रहे थे हम, पोटेंशियल। अब हम सीख गए कि पोटेंशियल एक्चुअल में होता क्या है। तो उसके लिए आता है आपका रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। अब रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल क्या होगा, हम क्या करते हैं, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस मान लेते हैं, जैसा आपकी बुक में लिखा है। ठीक है, उन्होंने क्या किया, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस मान लिए, एक सरफेस ये, ठीक है, उसी के नीचे एक और सरफेस है, मतलब ऐसे रखा हुआ है, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके उन्होंने रखा हुआ है, और दूसरा सरफेस उसके नीचे रखा। कुछ ऐसे करके। ठीक है, ये है इस पूरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये VA, ये VB, ऐसे रखें बेसिकली, ऐसे रखें ऐसे। ठीक है, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, L। अगर इसको सामने से देखोगे तो आपको ऐसे दिखाई देंगे, ये एक सरफेस है, ये दूसरा सरफेस है। ठीक है जी, ऐसे दिखाई देंगे। इन दोनों के बीच में गैप कितना है, L गैप है। ठीक है जी, ये VA और ये VB। ठीक है जी, अब पूछा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड मान के चलो जा रही है आपका इस डायरेक्शन में, क्योंकि अगर ये प्लेन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है इसके परपेंडिकुलर होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मान ली हमने E। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी मान ली बेटा हमने, E मान ली। ठीक है, अब क्या है पोटेंशियल। अब अगर हमें VA से VB किसी चार्ज को लेके जाना है तो क्या कुछ काम करना पड़ेगा। मान के चलो कोई Q पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, तो वर्क डन कितना होगा, अगर पोटेंशियल की टर्म में बात करेंगे तो वर्क डन कितना होगा, सिंपल VA माइनस VB इंटू टेस्ट चार्ज, ये आ गया। फोर्स कोई पूछे, फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज, E इंटू Q, और डिस्प्लेसमेंट कितनी है L। तो इस केस में भी वर्क डन कितना होगा, E Q इंटू L। तो बोलने का मतलब क्या है, ये L का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट। L क्या है बेटा आपकी डिस्प्लेसमेंट, L क्या है डिस्प्लेसमेंट। दो वर्क डन निकाले अभी, लेकिन वर्क डन एक तो ये और दूसरा वर्क डन ये। ठीक है, दो वर्क डन निकाले और ये दोनों वर्क डन क्या है, ऑब्वियसली बात है सेम ही, ऐसे कोई दो काम थोड़ी करने पड़ेंगे। अगर मैं दोनों को अगर मैं इक्वेट करूं तो क्या लिख सकता हूं मैं, VA माइनस VB इंटू टेस्ट चार्ज Q, और ये भी EQ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो Q से Q आपस में अभी कट गया, और चेंज इन पोटेंशियल क्या आया, क्या चेंज इन पोटेंशियल डिवाइडेड बाय L इज इक्वल टू E। हमेशा याद रखनी है ये बात। क्या रिलेशन आया, रिलेशन आया इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल डिवाइड बाय L। तो पोटेंशियल दिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है तो पोटेंशियल भी निकाल सकते हो। ये सिंपल सी चीज आपको पता होनी चाहिए। हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस से निकाला है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इजी पड़ता है समझना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही नहीं है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही होती तो कुछ हम क्या करते, कुछ इंटीग्रेशन वगैरह भी करते, लेकिन यहां तक अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए कि ये फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय L भी होना चाहिए। आगे कैपेसिटर में यूज करेंगे इसको, ठीक है, लेकिन यहां तक अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बनी होनी चाहिए।
ठीक है जी, ये सिंपल फॉर्मूला सिंपल ऐसे डिराइव किया जाता है। ठीक है, जो हमने बात करी अब तक, जो जो अब तक बोला बस उसी को थ्योरी की फॉर्म में लिखा है। डायरेक्शन, द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इज अलोंग द पाथ वेयर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस, मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाएगी। और मैग्नीट्यूड क्या होगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। क्या यही हमने किया? ठीक है, एंड कैसे मेजर होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आपका परपेंडिकुलर टू दी इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो अब तक जो बात कर रहे थे, जिसकी अंडरस्टैंडिंग आपने बनाई, वही हमने यहां पे लिख भी दिया। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब आते हैं फिर से घूम फिर के, एक ही बात है, बस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को फीलिंग आ रही है कि बार बार एक ही चीज क्यों आ रही है। कुछ भी रट्टा नहीं मारना, चैप्टर को स्टार्टिंग से सुनना है, ध्यान से अंडरस्टैंड करना है, चीजें क्लियर होती जाएंगी। अब आता है आपको पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्जेस की अगर दो तीन सिस्टम्स को आपस में अभी मतलब मिलाया जाए तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, यही हमने पढ़ा। ठीक है, तो क्या होती है सिस्टम ऑफ चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी आपका? इट इज द वर्क डन। वर्क डन का मतलब वर्क डन टू मेक द सिस्टम। खुद पढ़ा ना कि वर्क डन जो करेंगे, दैट वर्क डन विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो पूरे सिस्टम को मिलाने में जितना वर्क करना पड़ा, क्या वही आपकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी? जितना काम करना पड़ा, क्या वही पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी? ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल दो तीन चार्जेस हैं, दो तीन चार्जेस हम साथ लेके आए। फॉर एग्जाम्पल एक हमने सिस्टम बनाने की ट्राई करी, Q1 चार्ज, Q2 चार्ज और Q3 चार्ज। Q1 और Q2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो मान के चलते हैं R1। Q2 और वेक्टर की बात नहीं हो रही यहां पे, सिंपल ये R2। और Q2 और Q3 के बीच का जो डिस्टेंस है वो मान लिया हमने R3। अब से पूछा गया कि सिस्टम को बनाने में, सिस्टम पहली बात तो बनेगा कैसे? बोला सिस्टम को बनाने में कितना काम करना पड़ा। तो जब सिस्टम को बनाया होगा बेटा, तो सबसे पहले कौन सा चार्ज लाए होंगे? क्या Q1 चार्ज को लाया होगा? क्या Q1 चार्ज को लाया होगा? जब Q1 चार्ज को सबसे पहले यहां पे रखेंगे तो वर्क डन कितना करना पड़ा होगा? जब Q1 को इंफिनिटी से पकड़ के लाए तो क्या कुछ वर्क करना पड़ा? नहीं, क्योंकि वर्क डन कब करना पड़ता है? जब कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगी। ऊपर जब कर रहे थे तो क्या एक चार्ज वहां पे रखा होता था, उस चार्ज के अगेंस्ट या उसके जो भी है वर्क डन करना पड़ता था, लेकिन यहां पे तो कोई चार्ज पहले रखा ही नहीं हुआ। तो Q1 की वजह से वर्क डन कितना आया? 0। ठीक है, फिर जब Q1 को रख दिया और Q2 को लाए, Q1 को रख दिया और Q2 को लाए, तो क्या किया? जब Q2 को लाए तो ऑब्वियस सी बात है अब वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन कैसे करना पड़ेगा? क्योंकि Q1 की वजह से Q2 पे कितना पोटेंशियल होगा? पोटेंशियल होगा 1/4πε0 R1 इंटू Q1। ठीक है, पोटेंशियल एट, मैं लिखता हूं यहां पे, पोटेंशियल एट, इसकी वैल्यू आएगी Q1 Q2 बाय 4πε0 R1। ये तो मैंने बता दिया। बट होता क्या है वर्क डन? वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज, यहां पे चार्ज कितना है? Q2। और पोटेंशियल किसकी वजह से? हमने पढ़ा ना वर्क डन बाय चार्ज। तो Q1 की वजह से R1 पे पोटेंशियल, वर्क डन है ना, Q2 इंटू पोटेंशियल ड्यू टू, पोटेंशियल ड्यू टू किसकी वजह से भाई? पोटेंशियल ड्यू टू Q1। और पोटेंशियल ड्यू टू Q1 कितना होगा? R1 पे। ठीक है, Q2 और इसकी वैल्यू कितनी आएगी? Q1 4πε0। एक तो ये वर्क। अब जब Q3 को लाए, जब Q3 को लाए तो क्या Q3 यहां पे, Q3 ये पॉइंट है, और Q3 पे पोटेंशियल ड्यू टू V ड्यू टू Q1 एंड V ड्यू टू
Q2 दोनों की वजह से लिखना पड़ेगा ना, दोनों की वजह से लिखना पड़ेगा। तो टोटल पोटेंशियल कितना होगा? टोटल पोटेंशियल पहले तो सिंपल लिखते हैं, टोटल पोटेंशियल एट Q3। पहले तो क्या लिखना पड़ेगा? टोटल पोटेंशियल एट Q3 किसकी वजह से? Q1 और Q2 की वजह से। तो Q1 की वजह से कितना होगा? ड्यू टू Q1। Q1 की वजह से सिंपल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। और किसकी वजह से निकालना है? Q1 की वजह से। V Q2 की वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 की वजह से और R3। ये चीज समझ में आनी चाहिए। तो टोटल पोटेंशियल कितना है? ऑब्वियसली बात है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। तो टोटल पोटेंशियल आया, टोटल पोटेंशियल कितना आया? V एट Q3। क्या V Q1 प्लस V Q2 मेरे भाई? सिंपल, हमने दोनों को ऐड कर दिया तो कितनी वैल्यू आई? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो कांस्टेंट Q1 बाय R2 प्लस Q2 बाय R3। ये पोटेंशियल हमने फाइंड किया पॉइंट थर्ड। अब अभी Q3 पे, कहां पे फाइंड किया हमने? Q3 पे। तो वर्क डन कितना होगा? जब Q3 को लाना पड़ेगा तो क्या होगा? V इंटू Q3। ठीक है, तो वर्क डन टू मूव Q3 फ्रॉम इंफिनिटी से लेके आ रहे हैं ना। ठीक है, तो क्या करना है? सिंपल Q3 इंटू पोटेंशियल एट Q3। तो यहां से मल्टीप्लाई करके क्या आया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 Q1 बाय R2 प्लस Q3 Q2 बाय R3। क्या ये वैल्यू आई? ठीक है जी। अब टोटल वर्क डन कितना है? एक वर्क डन हमने यहां पे निकाला था ऊपर, ठीक है, याद होगा थोड़ा सा भी। एक वर्क डन कहां निकाला था बच्चे? एक वर्क डन ये निकाला था और एक वर्क डन ये निकाला पूरा। ठीक है, तो टोटल वर्क डन हुआ क्या? मतलब सिस्टम को बनाने में। तो टोटल वर्क डन कितना आया? टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन कितना आया? सिंपल सी बात है, टोटल वर्क डन सबको ऐड किया तो कितनी वैल्यू आई? वर्क डन क्या था पहला? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को साथ में लिख सकते हैं। ठीक है, Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस Q1 Q3 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 प्लस Q2 Q3 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3। और यही टोटल वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर हुआ? स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, कहां से क्या आया, ये क्यों लिखा? सबसे पहले Q1 को लाए तो कोई भी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं थी, तो सिंपल सी बात है आंसर आना ही था। ठीक है, 0। जब Q1 आ गया तो उसकी वजह से पोटेंशियल आ गया, तो उसकी वजह से जब Q2 को लाए तो कितना आया? Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। फिर इन दोनों की वजह से पोटेंशियल आ गया जहां पे Q3 को लाना था, और सिंपल 2 बार मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया। तो पोटेंशियल निकालना है। जो पहला था तो कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ा, 2 को लाया, जब दूसरा को लाया तो उसका भी पोटेंशियल आ गया जहां पे Q3 को लेके आना था। ठीक है, ध्यान से सुनना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जो पहले किया बस उसी को करने का एक और तरीका है। पूरे सिस्टम को बनाने में कितना काम करना पड़ा, पूरे सिस्टम को बनाने में कितना काम करना पड़ा, दैट पर्टिकुलर वर्क डन विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ, दैट वर्क डन विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आई यहां तक? ठीक है जी। जैसे यही वाला जो क्वेश्चन है ऊपर जो किया हमने, एक एग्जांपल लिया था Q1 Q2 Q3। यहां पे क्या है आपका? सिंपल। ठीक है, हर आपको सिस्टम को बनाने में कितना वर्क करना पड़ा। यहां पे लिखा है कि 4 चार्जेस आर अरेंज्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ABCD ऑफ साइड D।
ठीक है, एज शोन इन दिस फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट। तो टोटल वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। पहले तो मैं ये डिस्टेंसेस निकाल लेता हूं। ठीक है, पाइथागोरस सबको आता होगा, पाइथागोरस सबको आता होगा। ठीक है, अगर ये डी है, अगर ये डी है, ठीक है, अगर ये डी है और ये भी डी है, तो जो आपका ये वाली चीज है इसकी वैल्यू हो जाएगी डी रूट टू। क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू? डी रूट टू। दूसरे वाले की भी, इसकी भी वैल्यू हो जाएगी डी रूट टू, क्योंकि इसको लिखा हमने अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है जी, अब पूछा कि अब एक एक करके हमें सिस्टम बनाना है। जब मैं इसको लाया, माइनस क्यू को लाया, ध्यान से सुनना, माइनस क्यू को लाया तो मेरे को वर्क डन कितना करना पड़ा? 0। माइनस क्यू को लाया क्योंकि पहले से कोई चार्ज नहीं था। ठीक है, जब मैं दूसरे वाले पॉजिटिव क्यू को लाया, जब मैं इस पॉजिटिव क्यू को लाया, जब मैं इस पॉजिटिव क्यू को लाया, जब मैं इस पॉजिटिव क्यू को लाया बच्चे, इस पॉजिटिव क्यू को लाने में कितना काम करना पड़ा? इस वाले माइनस क्यू की वजह से पोटेंशियल तो यहां पे था ही, और इनटू ये वाला चार्ज, तो इस प्लस क्यू को जब मैं लाया तो कितना वर्क डन करना पड़ा मुझे? दो, उसका वजह से अभी मतलब पोटेंशियल कितना था? माइनस क्यू डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। दोनों के बीच में अभी डिस्टेंस कितना है? डी। और दूसरा चार्ज कितना आया? क्यू। तो ये आया एक। अब दूसरे बी पॉइंट पे जब मैं चार्ज को लाया, इस पॉइंट पे जब मैं चार्ज को लाया, तो अब कितने पोटेंशियल है यहां पे? इस पहले वाले की वजह से और इस दूसरे वाले की वजह से। तो मैं पहले यहां पे टोटल पोटेंशियल लिख लेता हूं, माइनस क्यू तो मैं बाद में भी ले आऊंगा। तो टोटल पोटेंशियल अगर मैंने लिखा तो पहले तो माइनस क्यू की वजह से माइनस क्यू डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? डी रूट टू, है ना। और इस दूसरे की वजह से, इस पॉजिटिव वाले की वजह से, पॉजिटिव वजह से प्लस क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। ठीक है, और जब मैं चार्ज को लाया तो चार्ज की वैल्यू कितनी है? माइनस क्यू। चार्ज की वैल्यू कितनी है? माइनस क्यू। तो मेरा 3 सिस्टम पूरा बन गया, 3 चार्जेस मेरे आ गए। जब मैं फोर्थ चार्ज को लाया, फोर्थ चार्ज को लाया, ठीक है, तो ये मेरा इसको लाने में वर्क डन, क्योंकि इसको लाने में जो वर्क डन था, थर्ड चार्ज को जो बी पॉइंट पे रखा है, 2 पोटेंशियल आपका डी और सी पॉइंट के पोटेंशियल पहले वहां पे थे। जब मैं ए पॉइंट पे लाया, तो ए पॉइंट पे जब मैं लाया, मान के चलो, तो कौन कौन से पोटेंशियल यहां पे अवेलेबल है? एक तो डी वाले की वजह से, सी वाले की वजह से और बी वाले की वजह से। जब मैं यहां पे टोटल पोटेंशियल लिखूंगा, तो इसको यहां पे जगह कम है तो यहां पे मैं नीचे लिखता हूं। जब मैं यहां पे लिखूंगा पोटेंशियल, तो इस पोटेंशियल की वैल्यू आएगी कितनी? सबसे पहले तो माइनस क्यू की वजह से, तो माइनस क्यू की वजह से पोटेंशियल आएगा माइनस क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। ठीक है, फिर दूसरा, इस पॉजिटिव क्यू की वजह से जो सी पॉइंट पे रखा हुआ है, इसकी वजह से कितनी आएगी? क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी रूट टू। और इस ऊपर वाले माइनस वाले की वजह से कितनी आएगी? माइनस वाले की वजह से आएगी, इसको माइनस में लिखते हैं, इस माइनस वाले की वजह से आएगी माइनस क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। और कितना चार्ज लाना है? ये टोटल आपका मल्टीप्लाई बाय प्लस, ये माइनस नहीं है, ये चार्ज के साइन को लिखा है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय प्लस क्यू चार्ज। तो ये टोटल वर्क डन, पहला वर्क डन किसको लाने में लगा? इसको लाने में, दूसरा इसको लाने में, और तीसरा इसको लाने में। पहले वाले के टाइम में तो कोई काम हुआ ही नहीं। तो टोटल वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर हुआ? इन दी फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। बस मुझे क्या था, अब टोटल वर्क डन निकालने के लिए मेरे को सबको ऐड करना है और अंदर Q1 Q2 को मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, चार्जेस की वैल्यू सबको पता है, तो लिखना शुरू करता हूं मैं। सिंपल है कि अब मुझे ऐड करना है, तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए मैंने क्या किया? ऐड ऑल दी वर्क डन। ऑल दी वर्क डन, तो सबसे पहले 1 को लिखा, इसकी वैल्यू माइनस क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। दूसरे को लिखा माइनस माइनस प्लस क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी रूट टू। ठीक है, दूसरी टर्म को मल्टीप्लाई किया, पहले तो इसको मल्टीप्लाई किया, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? माइनस
क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। ठीक है, अब मैंने तीसरी टर्म को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को ऐड किया अंदर। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया आपस में, ये भी क्यू स्क्वायर। चलो एक एक करके करते हैं। तो पहले क्या वैल्यू आई, इसको किया तो आई आपकी माइनस क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी प्लस क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी रूट 2 माइनस क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। कि यहां तक मैंने कुछ नहीं किया, देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन इतना टोटल वर्क डन किया मैंने, सबको ऐड कर दिया सिर्फ। ठीक है, अब सिमिलर टर्म को ऐड कर दो। ठीक है, तो कौन कौन से सिमिलर है, ये एक, ये दो, ये आई थिंक 3 और ये 4। तो आया माइनस 4 क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। ठीक है जी, और उसको लिखा तो प्लस 2 क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी रूट 2। इसको सोल्व किया तो सिंपल क्या आ गया। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको सोल्व किया तो ये क्या आ गया आपका, एक तो पहले तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी कॉमन आ गया। ठीक है, और क्यू स्क्वायर ऊपर से कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा, ये तो बचा आपका -4 और ये इससे कट गया ये, तो ऊपर बचा आपका √2। ठीक है, तो आया ये प्लस √2। ठीक है, जैसे आपके बुक में आंसर लिखा है वैसे मैं कर देता हूं, माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस से अभी डिवाइड कर दिया तो आंसर है, या फिर यहां से माइनस कॉमन लिया तो माइनस क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी 4 माइनस √2। बिल्कुल आसान है, ये आ गया आपका आंसर। बिल्कुल आसान है, सिंपल कैलकुलेशन है कि आपका पूरे सिस्टम को बनाने में कितना काम करना पड़ा। पहले वाले में 0, सेकंड वाले में पहले वाले का पोटेंशियल आ गया तो जो चार्ज लाया उसको मल्टीप्लाई, फिर दोनों की वजह से एक पॉइंट पे पोटेंशियल, फिर वैसे करते करते आपका आगे बढ़ने लगे। ठीक है, तो क्या आई होप यहां तक मेरी बात थोड़ी बहुत समझ में आई होगी, यहां तक थोड़ी बहुत मेरी बात समझ में आई होगी आप सबके। ठीक है जी, फिर करते हैं आपका पोटेंशियल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड। यहां पे क्या हो रहा था, पोटेंशियल किसकी वजह से आ रहा था, पोटेंशियल आ रहा था बेसिकली यहां पे जब चार्जेस को रखा। ये वाला जो केस है ये दूसरे केस से डिफरेंट है, जो अभी तक पढ़ा उससे डिफरेंट है। वहां पे था कि सिस्टम को बनाना, यहां भी केस है सिस्टम को बनाना, लेकिन यहां पे पहले से मौजूद क्या है, पहले से मौजूद है यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड। वहां पे पहले से कुछ भी मौजूद, कुछ भी अभी प्रेजेंट नहीं था, तो यहां पे पहले से प्रेजेंट है आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे पहले से प्रेजेंट है। जब यहां पे पहले से प्रेजेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो माना उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ऐसे, किसी भी डायरेक्शन में मान लेते, पर मैं ऐसे मान लेता हूं, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में सिंपल सी बात है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे। वाई, बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। कहां जाएगी बेटा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। अब मैं सिंपल टेक्निकल टर्म में आ चुका। अब मुझे क्या करना है, कोई क्यू चार्ज है, कोई क्यू चार्ज है, मुझे इस क्यू चार्ज को यहां पे लेके आना है पॉइंट ए पे। कहां पे लेके आना है बेटा, पॉइंट ए पे। और इस पॉइंट ए पे पोटेंशियल क्या होगा, मान के चलो VA पोटेंशियल है। कितना पोटेंशियल है, VA, किसकी वजह से, क्योंकि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रही है। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आई। तो जब मैं इस Q को उठा के, Q को क्या करूंगा उठा के, जब मैं यहां लेके आऊंगा, इफ वी मूव दिस पर्टिकुलर चार्ज Q इंफिनिटी टू A, तब कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन, पोटेंशियल पता है VA, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू VA, है ना। आपकी बुक में V और ब्रैकेट में R लिखा है, तो मतलब R डिस्टेंस पे आपको पोटेंशियल बताया है। एंड दिस पर्टिकुलर पोटेंशियल इज प्रेजेंट इज ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां से होगा ये, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यही वर्क डन स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू Q इंटू V। आपकी बुक में ऐसा लिखा है, चलो V इंटू R। R क्या है,
पोटेंशियल प्रेजेंट, पोटेंशियल डिफरेंस at point A due to this electric field, external electric field, तो ये थोड़ा सा भी आपको पहले से पता होना चाहिए। ठीक है, सिंपल है। एक्सटर्नल फील्ड और रिलेशन भी आपको पता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल बाय एल। ठीक है, ये हमने अभी किया, ई डॉट एल है ना। अगर कांस्टेंट होगी तो सिंपल, नहीं अगर तो कुछ इंटीग्रेशन वगैरह करके सोल्व हम करने की ट्राई करेंगे, लेकिन यहां तक अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी होनी चाहिए। ठीक है जी, अब आता है आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड। अब क्या किया, दो चार्जेस को लाया गया एक्सटर्नल फील्ड में की प्रेजेंस में। ऊपर वाले क्वेश्चन से ही चलना है, ठीक है, लेकिन देखते हैं कैसे करना है इस चीज को। पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं कोई, माना लेट, जब एग्जाम में क्वेश्चन लिखोगे तो मानोगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज मूविंग, द कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मान ली मैंने E। ठीक है, दो पॉइंट मान लिए मैंने A और दूसरा पॉइंट मान लिया मैंने B। ठीक है जी, अब इस पर्टिकुलर A पॉइंट पे पोटेंशियल है, मान के चलो VR1, R1 मतलब इस इलेक्ट्रिक, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहां पे पोटेंशियल है VR2। ठीक है, अब क्या करूंगा, मुझे यही पता है पहले से कि सिस्टम को बनाने में जितना वर्क डन किया जाए, इंफिनिटी से मैं दो चार्ज लाऊंगा, एक Q1 और एक Q2। ठीक है, इफ वी टेक Q2 चार्ज टू Q1 में लाऊंगा तो मेरे को कितना वर्क डन करना पड़ेगा, Q1 को लाऊंगा तो कितना करना पड़ेगा, Q1 इंटू VR1, जितना पोटेंशियल यहां पे प्रेजेंट है। ब्रैकेट में R1 का मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट A ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसमें जरा भी परेशान होने वाली बात नहीं है। ठीक है जी, फिर जब मैं Q2 को लाऊंगा, है ना, तो Q2 को लाऊंगा मैं B पे, है ना। बट जब मैं Q2 को B पे लाऊंगा तो आपको नहीं लगता कि जब ये Q1 चार्ज यहां पे पहुंच जाएगा, Q1 चार्ज यहां पे पहुंच जाएगा, तो क्या इसकी वजह से भी एक पोटेंशियल आ जाएगा, इसकी वजह से भी एक पोटेंशियल आ जाएगा, या एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी अभी जनरेट करेगा। तो सबसे पहले तो वर्क डन कितना पड़ेगा, करना पड़ेगा Q2 की वजह से। Q2 को लाने के लिए एक तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल वो कितना था, Q2 इंटू VR2 पॉइंट पे, और दूसरा कितना करना पड़ेगा, ठीक है, दूसरा प्लस कितना करना पड़ेगा, Q1 Q2 डिवाइड बाय क्या होता था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो भी दोनों के बीच में गैप है, यहां पे हम R21 मान लेते हैं, R2 माइनस R। ठीक है, क्योंकि जब Q1 को रख दिया तो क्या उसने भी कुछ पोटेंशियल जनरेट किया। ठीक है, these two potentials due to external field, due to external electric field, but this particular value is due to the, due to किसकी वजह से बेटा, due to किसकी वजह से, due to the presence of, जो ऊपर करते आए थे Q1, क्योंकि Q1 भी आया तो क्या उसने भी कुछ पोटेंशियल अभी जनरेट किया, किस पॉइंट पे, R2 पॉइंट पे। किस पॉइंट पे, तो एक तो पर्टिकुलर फील्ड की वजह से और एक इसकी वजह से, ये डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आई है कि मैं ये दोनों कहां पे रखें, इन्फिनिटी पे, ये दोनों कहां पे रखें, इन्फिनिटी पे। तो थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग अब होने लग गई होगी, बिल्कुल परेशान नहीं होना। तो टोटल वर्क डन कितना आया, तो जब मैं टोटल वर्क डन लिखने जाऊंगा तो बस दोनों को ऐड कर दूंगा। टोटल वर्क डन आया मेरा, या टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कितनी आई, ज्यादा परेशान नहीं होना, बस दोनों को ऐड कर दिया, Q1 V R1। ठीक है जी,
एंड प्लस Q2 VR2 प्लस Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R21, दोनों के बीच में जो गैप है। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग ऐसे ही इंप्रूव होती है, सब्जेक्ट को समझना है, ठीक है। परेशान नहीं होना कि ये इतना सारा है, एक ही चीज है जिसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बताया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज, मतलब इसी से रिलेटेड एग्जांपल है, कोशिश करते हैं करने की। आपको क्या बोला गया, डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्जेस 7 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम एंड विद नो एक्सटर्नल फील्ड प्लेस्ड एट दिस रिस्पेक्टिवली, ठीक है। क्या किया इन्होंने, इस पॉइंट को देखा। तो पहले अगर बात करेंगे, ए केस की बात करते हैं सबसे पहले, अगर ए केस की बात करते हैं तो दे सेड कि दो चार्जेस को रखा गया, ओरिजिन से इसको रखा गया -2 माइक्रोकूलम एक पॉइंट पे, और दूसरे पॉइंट पे रखा गया आई थिंक 7 माइक्रोकूलम, ठीक है। और दोनों के एक -9 और एक 9 सेंटीमीटर, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया बेटा, दोनों बीच में डिस्टेंस हो गया आपका 18 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि ओरिजिन से 9 इस तरफ और 9 इस तरफ, ठीक है, तो 18। फिर पूछा है इन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, एक ही चार्ज को जो माइनस, मान के चलो पहले मैं -2 माइक्रोकूलम को लाया तब मेरे को कोई भी वर्क डन करना नहीं पड़ा, लेकिन जब मैं 7 माइक्रोकूलम को लाया तो इसकी वजह से पोटेंशियल यहां पे पहले से था, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डायरेक्ट कितना आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, Q1 कितना -2, 7 माइक्रोकूलम, मतलब दोनों को किया तो कितना आएगा, माइक्रो माइक्रो को दोनों को आपस में किया, तो अगर मैं इसको लिखूं तो एक पहले की वजह से 10⁻⁻6 और दूसरी की वजह से भी 10⁻⁻6 डिवाइड बाय R, और R 18 इंटू 10⁻⁻2, इसलिए लिखा इसको। इसको सोल्व करेंगे तो सिंपल, इसकी वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻9, ठीक है। इन दोनों को आपस में किया तो कितना है, माइनस यहां पे चला गया, 7 इंटू 2 14 हो गया, और 10 बेस सेम है तो पावर क्या हो गई, ऐड हो गई, डिवाइड बाय 18 इंटू 10⁻⁻2। तो बस इसको थोड़ा बहुत सोल्व करके अगर आप देखोगे तो क्या आ गया, ये -9 से ये कट गया तो कितना आ गया आपका 2, और ये कट गया तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 7, तो -7 बाहर आ गया, और 10⁻9 -12 ये ऊपर चला गया तो कितना हो गया बेटा, +2, तो कितना हो गया ये -7 इंटू 10⁻⁻1, ठीक है। तो आ गया आपका, ये नीचे आ गया तो कितना आ गया, -0.7 जूल, ठीक है। सिंपल फॉर्मूले में पुट किया, कुछ भी बड़ी बात मैंने की नहीं है, कुछ भी बड़ा नहीं किया है, बिल्कुल परेशान नहीं होना, कुछ भी बड़ा नहीं किया है, ठीक है। अब मैं सेकंड पार्ट को देखूं, 3 पार्ट है इसके। हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्जेस इनफाइनाइटली अवे फ्रॉम ईच अदर। सिंपल सी बात है, जब दोनों को दूर लेके जाओगे बेटा, जब दोनों को दूर लेके जाओगे तो जो एनर्जी है, फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0, और इनिशियल कितनी है। अगर बी पार्ट को मैं देखूं, अगर इनफाइनाइटली दूर लेके जाओगे, पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी क्या हो जाएगी, 0, पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी क्या हो जाएगी, 0, या बोल सकते हो दिस इज द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, और इनिशियल कितनी है, -0.7 जूल, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि ये 0 हो जाए, तो ये फाइनल, इसको मैं पी पोटेंशियल एनर्जी फाइनल भी मान लेता हूं, तो आएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज required to separate the charges infinitely। तो बस कितनी वैल्यू आई,
फाइनल कितनी है 0, ये माइनस 0.7, तो आंसर कितना आया बेटा 0.7 जूल। आंसर कितना आया 0.7 जूल। ठीक है, आई होप थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हुई होगी। ठीक है, अगर मैं सी पार्ट पे जाऊंगा, सी पार्ट को सुनना ध्यान से। सपोज दैट द सेम सिस्टम ऑफ चार्जेस इज नाउ प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E is equal to A by R square, where A is equal to this 9 into 10 raised to power 5 Newton per coulomb. What would be the electrostatic energy of the configuration? ठीक है, अब इस पूरी कॉन्फ़िगरेशन की इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या होने वाली है? ठीक है, पहले तो आपको जब इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई और इलेक्ट्रिक फील्ड का ये रिलेशन दिया गया, ठीक है, इसको मैं यहीं पे सोल्व करने की ट्राई करता हूं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या दी गई? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी गई आपको, अगर इसको सी पॉइंट को देखोगे आप, सी पॉइंट को देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? सी पॉइंट, सी पार्ट को देखोगे आप तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है बच्चे ए बाय आर स्क्वायर। कितनी वैल्यू है? ए बाय आर स्क्वायर। और ए की वैल्यू कितनी दी है इन्होंने यहां पे? 9 इंटू 10 रेज टू पावर 5, 9 इंटू 10 रेज टू पावर 5। ठीक है, आर के साथ कैसे चेंज हो रहा है? तो पोटेंशियल कैसे लिखूंगा मैं? V ऑफ आर हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? V इज इक्वल टू E इंटू एल या R, तो इज इक्वल टू ए बाय आर स्क्वायर इंटू आर। एक आर से तो वी आर कितना आ गया? ए बाय आर। ये जो अभी किया ऊपर एक्सटर्नल है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? Q इंटू V1। ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी है? -9 सेंटीमीटर। उसकी वैल्यू कितनी है? पहले वाली कितनी है? R की वैल्यू -9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या लिखूंगा मैं? Q1 की वैल्यू कितनी है? जो क्या है आपका -2 माइक्रोकूलम। इन दोनों का मैं देख लेता हूं एक बार, कौन माइनस में है कौन प्लस में है। 7 माइक्रोकूलम जो है वो यहां पे कितना है? -9 सेंटीमीटर पे है। ठीक है जी, ठीक है, मतलब आर की वैल्यू कितनी है इसके लिए? -9 सेंटीमीटर, और इसके लिए कितनी है? 9 सेंटीमीटर। ठीक है जी, अब क्या करना है आपको? सिंपल वैल्यूज पुट करनी है। तो पहले वाले के लिए Q1 इंटू VR प्लस Q2 इंटू VR2, है ना? सिंपल सी बात है। और प्लस जो आपने अभी ऊपर निकाली है, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या है? 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय, दोनों बीच में जो गैप था, दोनों के बीच में आई थिंक 0.18 था। ठीक है, सिंपल वैल्यूज पुट करोगे तो आंसर आने लगेगा। सिंपल वैल्यूज पुट करोगे तो आंसर आने लगेगा। तो बस अब इतना ही करना है बेसिकली कि वैल्यूज पुट करनी है। तो Q1 की वैल्यू आप देखोगे तो कितनी है? -2 माइक्रोकूलम। -2 माइक्रोकूलम की है, -2 इंटू 10 रेज टू पावर -6 VR1 का इस रिलेशन से निकालोगे। ठीक है, ये आएगा A बाई आर इंटू ए की वैल्यू तो बताई रखी है 9 इंटू 10 रेज टू पावर 5। आर की वैल्यू कितनी है? 9 सेंटीमीटर। 9 इंटू 10 रेज टू पावर -2 की आर कहां से लिया है? ओरिजिन से लिया है। कहां से लिया है ना? दूसरे केस में चार्ज की वैल्यू कितनी है? 7 इंटू 10 रेज टू पावर -6। ठीक है, ए की वैल्यू फिर से V 9 इंटू 10 रेज टू पावर 5 और कितना है? 9 इंटू 10 रेज टू पावर -2, है ना? और जो ऊपर जो दोनों की वजह से आई है उस वजह से कितनी वैल्यू? वैसे तो उसकी -0.7 आई है। ठीक है, तो उसकी वजह से आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 की वजह से। जब इस सबको सोल्व करो, क्योंकि इसकी वैल्यू तो पहले से ही पता है आपको, इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू पहले से पता है, इसकी वैल्यू कितनी है? -0.7 जूल। जब इस सबको सोल्व करोगे सिंपल सा आंसर, तो आंसर आएगा 49.3 जूल। तो ये पूरी सिस्टम की क्या है? आपकी पोटेंशियल एनर्जी। पूरे सिस्टम की क्या है? ये पोटेंशियल एनर्जी। तो मतलब जो ऊपर जो पढ़ा, ठीक है, उन सब चीजों को
इस पर्टिकुलर फॉर्म में दिखाया, अंडरस्टैंड करवाया कि यूज कैसे किया जाता है। यहां पे ये आर देने का पर्पस क्या है? आर देने का पर्पस है कि यूनिट दैट कन्वर्ट इन दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू पोटेंशियल। आप इसको पोटेंशियल पे कन्वर्ट, पोटेंशियल में चेंज कर सकते हो। ठीक है, सिंपल है। साइन के साथ Q1 Q2 को रखना है। ठीक है, तो इतना काफी है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा।